हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा आप सभी? आशा है आप घर पर सभी स्वस्थ होंगे। बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वो अपने पास है टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। कि किसी भी बार मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। उसके लिए हम एक्सप्रेशन बेटा यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो वीडियो लेक्चर हमने लास्ट भेजा था उसको बेटा एक बार एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हमने उसके अंदर पढ़ाया था सम बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म के बारे में, और एक वीडियो में हमने पढ़ाया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट के ऊपर और इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ा चुके हैं। तो आशा है सभी विद्यार्थियों ने वीडियो को एंड तक जरूर देखा होगा, क्योंकि बेटा जो इस वीडियो का लिंक है वो लास्ट वाली वीडियो के साथ है। उसके अंदर जो आपने एक्सप्रेशन निकाले थे, जो फॉर्मूले आपने निकाले थे, वो बेटा यहाँ पे यूज होंगे। तो पहले आप लास्ट वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बात करते हैं सबसे पहले कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अपने पास एक बार मैग्नेट होती है जिसके दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल और एक आपके पास नॉर्थ पोल, जिसको सेपरेट किया जाता है 12 डिस्टेंस से। और इसकी पोल स्ट्रेंथ m और इसकी भी पोल स्ट्रेंथ क्या लिखी थी, m, इक्वल एंड अपोजिट। और इसको बोला जाता था बेटा मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बोलते थे हमें? मैग्नेटिक डाइपोल। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखते थे, वो क्या होता था बेटा अपने पास m वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू 12। ये क्या कहलाता था अपने पास? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसकी डायरेक्शन जो होती है बेटा वो साउथ टू नॉर्थ क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ। और इसकी यूनिट जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी बेटा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या थी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। और जो पोल स्ट्रेंथ m थी उसकी यूनिट थी बेटा अपने पास एम्पियर मीटर। क्या पढ़ा था हमने? एम्पियर मीटर। अब देखें, बात करते हैं कि अपने पास इसी के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा हुआ था, वो बेटा मैं आपको बता देता हूँ। 2-3 साल पहले सीबीएसई ने इसी बार मैग्नेट पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था कि अगर बेटा अपने पास कोई बार मैग्नेट, ये अपने पास बेटा एक बार मैग्नेट है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अगर हम इस बार मैग्नेट और एक बार मैग्नेट हम यहाँ ले लेते हैं, दो बार मैग्नेट, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ हम इस बार मैग्नेट को एक इस फॉर्म में काट सकते हैं, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ और एक अलोंग टू इट्स लेंथ। दो केस है, एक परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, आप इसकी लेंथ के अलोंग परपेंडिकुलर काट सकते हैं, एक आप काटें अलोंग इट्स लेंथ, एक इसकी लेंथ के अलोंग। दो केस आपके पास होंगे कि अगर आप एक इसको परपेंडिकुलर टू लेंथ काटें और एक आप अलोंग इट्स लेंथ, तो दो चीज आपको निकालनी है कि पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ऐसे ही बेटा इसकी बात करें तो इसके अंदर भी पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा वो हमें बताना है। तो एक बार बात करें बेटा कि जब इस मैग्नेट को हम काटेंगे तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? हाफ। बोलो, लेंथ क्या हो जाएगी? हाफ। क्या इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? इसकी पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन सिर्फ क्या हाफ हो जाएगी? लेंथ। तो अगर मैं बात करूं तो इसकी पोल स्ट्रेंथ है m, स्मॉल m, वो क्या रहेगी? रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि पोल स्ट्रेंथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हिस्सा जो साउथ पोल था एज इट इज है, बस पूरे बार मैग्नेट को काटा है, तो इसकी लेंथ क्या होगी बेटा? हाफ। लेंथ हाफ हुई है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इंटू क्या था? 12। हाफ हो गया तो किससे डिवाइड कर दे? 2 से। 2 से 2 बेटा क्या हो गया? कैंसिल। तो कैपिटल M क्या निकल के आया? m इंटू एल। वी नो दैट, हमें पता है कैपिटल M क्या होता है? m इंटू 12। और m इंटू एल की वैल्यू निकाले यहाँ से तो बोलो क्या निकल के आ जाएगी? m/2। तो डाइपोल मोमेंट देखो क्या हो गया बेटा यहाँ पे? हाफ। और पोल स्ट्रेंथ आपकी क्या रहेगी? रिमेने सेम। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एक बार मैग्नेट को परपेंडिकुलर इट्स लेंथ काटते हैं बेटा तो स्मॉल m और कैपिटल M पे क्या फर्क पड़ता है? तो बार मैग्नेट को अगर परपेंडिकुलर काटोगे तो पोल स्ट्रेंथ बेटा सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेंथ क्या हो जाएगी? हाफ। तो हमने डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लगाया
स्मॉल m इंटू 12 हाफ से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया हमने तो 2 से 2 कैंसिल, m इंटू क्या आया l, और मेन फॉर्मूला से m इंटू l को क्या लिखा कैपिटल M बटा 2। तो पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा हाफ। यहां बात करते हैं, देखो यहां आपको साफ साफ नजर आ रहा है, पहले मान लो इतनी मोटी बार मैग्नेट थी, अब इसको ऐसे काटोगे तो इतनी पतली बार मैग्नेट आपके पास बनेगी। बोलो क्या बनेगी, बार मैग्नेट पतली हो जाएगी, पतली होगी तो इसका एरिया क्या हो गया बेटा आधा। अब देखो जो ये पहले बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती थी अब उतने को नहीं खींच पाएगी क्योंकि इसका एरिया क्या हो गया हाफ, एरिया हाफ हो गया तो इसकी पोल स्ट्रेंथ भी क्या होगी डिक्रीज, पहले जिसको खींच पाती थी उसको अपनी तरफ अब नहीं खींच पाएगी क्योंकि अब इसका एरिया क्या हो गया कम, एरिया कम हो गया तो पोल स्ट्रेंथ भी बेटा क्या होगी कम। तो आपके पास आपने अलोंग इट्स लेंथ काटा है तो इसकी एरिया क्या हो गया हाफ, तो याद रखना इसकी पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m, वो भी क्या हो जाएगी m बटा 2, पोल स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी इसकी हाफ। बोलो क्या हो जाएगी हाफ। सपोज दैट आपके पास ये बार मैग्नेट है बेटा, आप इसको अलोंग लेंथ काटो तो एक हिस्सा ऊपर आ जाएगा एक हिस्सा नीचे, दो बारीक हिस्से बनेंगे। तो पहले ही आपका कंप्लीट पूरा था, अब बारीक बना तो कहने का मतलब मैग्नेट छोटी होगी, छोटी होगी तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होगा कम, और उसी चीज को क्या कहते थे हम पोल स्ट्रेंथ, क्या कहते थे पोल स्ट्रेंथ। अब पोल स्ट्रेंथ अगर हाफ काटा बीच से आपने अलोंग इट्स लेंथ तो पोल स्ट्रेंथ क्या होगी हाफ। लेकिन देखो अब दो मैग्नेट बनेगी वो बिल्कुल बारीक बारीक साउथ नॉर्थ, दूसरी बनेगी वो भी साउथ और नॉर्थ, ऐसे काटा है अपने। अब बात करते हैं लेंथ वही क्या है 12 और लेंथ वही क्या है 12, तो अब की बार लेंथ क्या है सेम लेकिन हाफ क्या होगी पोल स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालें तो m की वैल्यू बेटा कितनी होगी m बटा 2 और लेंथ कितनी है 12, फिर 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल और m इंटू एल की वैल्यू फिर बोलो क्या आ जाएगी m बटा 2। तो इस केस में याद रखना पोल स्ट्रेंथ भी बेटा हाफ होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी हाफ होगा, और इस केस की अगर बात करें तो पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगी सेम और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा हाफ। तो इस केस के अंदर तो सेम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हाफ, इसमें दोनों चीज क्या हो जाएंगी हाफ क्योंकि ये बारीक होगा तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन की जो पावर है बेटा वो कमजोर हो जाएगी, कमजोर होगी तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी हाफ, लेकिन लेंथ क्या रहेगी सेम। ये दोनों क्वेश्चन बेटा पूछे गए हैं, दो कोड में पूछे थे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए एक बार मैग्नेट का। अब बेटा आपके पास आता है जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो अपने पास है टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी बार मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या होता है टॉर्क एक्सपीरियंस उसके लिए। तो हम मान के चलते हैं लेट अस कंसीडर ए डाइपोल या बार मैग्नेट एक ही बात है हैविंग equal and opposite poles are separated by some distance 12। ये कहता है कि let us consider a dipole have equal and opposite poles separated by some distance 12। dipole placed in uniform magnetic field with angle theta डायरेक्शन ऑफ B। मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा एंगल। ये कंडीशन आपके पास रखी गई है कि हमने एक डाइपोल लिया है बेटा कि लेट अस कंसीडर ए डाइपोल हैव इक्वल एंड अपोजिट पोल्स आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2l सॉरी, कि हमने दो इक्वल और अपोजिट पोल लिए हैं जिनको 2l डिस्टेंस से सेपरेट किया है। जैसे इस डाइपोल को रखा तो इसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ बेटा वो थीटा एंगल बनाया, कितना बनाया है थीटा एंगल। तो इसके लिए डायग्राम बनाते हैं हम। सपोज दैट अपने पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये बेटा अपने पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये केस है। इसमें हम एक डाइपोल को रखते हैं, ये बेटा हमने डाइपोल रखा,
ये हमने डाइपोल रख दिया। डाइपोल ने बेटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाया है वो कितना लिख दिया हमने, थीटा। और ये डाइपोल का साउथ पोल लिख दिया, साउथ, और ये डाइपोल का नॉर्थ पोल, दो चीज हमने लिखी है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बेटा वो अपने पास हम काउंट कर लेते हैं 12। दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है अपने पास, 12। तो ये एंगल थीटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस डाइपोल ने बनाया है, जिसके दो पोल हैं, इक्वल एंड अपोजिट पोल, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 12। अब बात करते हैं, एक बात बताएं कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था रियल में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, F/m, बोलो पढ़ा था। तो अगर बेटा मैं यहां से फोर्स निकालूं तो m इंटू क्या आ जाएगा, B वेक्टर, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हम पढ़ चुके थे फोर्स बटा पोल स्ट्रेंथ, ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। तो फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा अपने पास, निकालेंगे तो m इंटू बी वेक्टर। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल लेके जाएं तो हमें पता है या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या क्या होगा, रिपल्सन। साउथ को लेके जाएं तो भी उसके ऊपर फोर्स लगेगा, लेकिन एक कंडीशन याद रखना बेटा आप, जैसे मैं लिखता था इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस, अगर दो चार्ज है मेरे पास, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव, तो मैं दो बात कहता था कि रियल में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वहां पे भी क्या होता था, F/Q। तो वहां से जब हम F निकालते थे तो बेटा क्या लिखते थे, F = Q इंटू ई। कुछ भी तो फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क जहां Q लिखते थे वहां क्या लिखना पड़ रहा है हमें, M। यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज था, ठीक है। अब हम बात करें कि लिखते थे प्लस चार्ज किसके साथ जाना पसंद करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस चार्ज किधर जाएगा, प्लस की तरफ, तो ये अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो बात पढ़ते थे कि प्लस चार्ज किसके अलोंग जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और माइनस किधर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस, तो प्लस किधर जाएगा, माइनस की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और माइनस किधर जाएगा, प्लस की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो वैसे ही जहां हम ये निकालते थे तो हम रखते थे यूनिट नॉर्थ पोल, क्या रखते थे हमें, यूनिट नॉर्थ पोल। तो एक तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा बेटा और एक इसके ऊपर फोर्स लगेगा। और याद रखना कि आपके पास जो नॉर्थ पोल है बेटा, क्या है, नॉर्थ पोल, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और साउथ पोल अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो सेम केस ऐसे ही कंपैरिजन किया है कि जैसे प्लस चार्ज किसके साथ चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, माइनस अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे ही जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो मैं लिख सकता हूं F = M इंटू बी, और एक यहां फोर्स लगेगा तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट लेकिन इक्वल रहेगी, M इंटू क्या लिख सकते हो, B। दोनों कॉर्नर पे फोर्स लगेगा, नॉर्थ पोल पे भी और साउथ पे। तो नॉर्थ पोल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के साथ चलता है और साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है, अपोजिट, ठीक है। ये कंडीशन हम निकालते हैं, क्यों, ये भी चीज मैं आपको बता देता हूं, इसको भी हम अच्छे से डीपली से पढ़ लेते हैं कि वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, नॉर्थ से साउथ। तो नॉर्थ पोल किधर आना पसंद करेगा, साउथ की तरफ, इसलिए नॉर्थ पोल अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, साउथ किधर जाना पसंद करेगा, नॉर्थ, तो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही कंसेप्ट हम समझाना चाह रहे थे कि नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ चलेगा, और जो साउथ पोल है वो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चलेगा। बात करते हैं, तो अब यहां पे निकालेंगे तो देखिए नॉर्थ पोलरिटी है बेटा, नॉर्थ पोल है अलोंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और साउथ पोल अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे हम निकालते हैं, जैसे ये केस अपने पास बना तो हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि ये अपना डाइपोल है, इसके एक पोल के ऊपर की तरफ फोर्स और एक के ऊपर नीचे की तरफ, तो बोलो ये क्या करेगा बेटा, रोटेट, क्या करना शुरू करेगा, रोटेट। और दो इक्वल एंड अपोजिट पोल जब इसके ऊपर लगेंगे, इक्वल और अपोजिट पोल इस कॉर्नर के ऊपर लगेंगे तो रोटेट द डाइपोल, क्या लगाएंगे, इस डाइपोल को रोटेट, और रोटेट करवाएंगे तो यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस होगा बेटा, टॉर्क, जिसकी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। अब देखें ध्यान से,
बात करते हैं इसके अंदर कि हमने ये वैल्यू हम लिख लेते हैं F इज टू एम इंटू बी। तो बात कर लेते हैं दीज फोर्स इक्वल एंड अनलाइक एंड ये लिख सकते इक्वल एंड अनलाइक फॉर्म ए कपल। किसकी फॉर्मेशन करते हैं? कपल विच रोटेट द डाइपोल। बोलो किसको रोटेट करवा देते हैं? डाइपोल। ये जो फोर्स हैं इक्वल और अपोजिट दोनों कॉर्नर पे, ठीक है बेटा, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो इसको क्या करवाएंगे? रोटेट। तो रोटेट करवाएंगे तो यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस होगा? टॉर्क। तो टॉर्क की वैल्यू निकालें तो टॉर्क बेटा रियल में क्या होता था? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या हम लिखते थे फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल। क्या लिखते थे? फोर्स इंटू आर्म ऑफ ए कपल। दोनों वैल्यू हमने लिख ली यहां पे। अब इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं बात परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरीके से बना लिया। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने यहां से ले लिया, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रूप में लिख लेते हैं ऐसे। ये एंगल थीटा यहां बना लिया। अब हम बात करते हैं, तो बात करते हैं बेटा यहाँ पे टॉर्क निकालें तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखते हैं टॉर्क और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो या हम आर्म ऑफ कपल, तो ये एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना था बेटा? थीटा। तो इसको हमने पूरा किया है। ये परपेंडिकुलर थीटा के सामने क्या ले लिया? परपेंडिकुलर। तो टॉर्क इंटू टॉर्क निकालना है तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हमने क्या मान लिया? ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एन ए। तो मैं लिख सकता हूँ फोर्स की वैल्यू तो यहाँ से कितनी आ जाएगी? एम बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एन ए। ये वैल्यू आएगी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। ये वैल्यू सोल्व करेंगे तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज करते हैं तो क्या निकल जाएगा? साइन थीटा बटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या लिख लें? एन एस। इस ट्रायंगल से एन एस और ए, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज क्या लिखा हमने? साइन थीटा। और एन ए की वैल्यू निकाली तो एन एस क्या लिखा? 12। तो हमने क्या लिखा? एन ए की वैल्यू 2L साइन ऑफ थीटा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी, एन ए की वैल्यू 2L साइन ऑफ थीटा, और टॉर्क कितना आ जाएगा? m इंटू 12, बी बाहर लिख लिया और इंटू साइन ऑफ थीटा। देखें m इंटू 12 क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट, और इस टर्म को बेटा हमने क्या लिखा? टॉर्क एम बी साइन ऑफ थीटा। बोलो क्या लिखा हमने? टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन ऑफ थीटा। तो हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं कि जो टॉर्क की वैल्यू है बेटा वो क्या निकल के आई अपने पास? एम बी साइन ऑफ थीटा। और अब देखें इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। इफ थीटा इज इक्वल टू कितना ले लें? 90, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। क्या आ जाएगा अपने पास? मैक्सिमम। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? मैक्सिमम टॉर्क जब थीटा कितना हो? 90, और थीटा की वैल्यू बेटा कितनी हो? 0। तो टॉर्क क्या आ जाएगा? 0। और थीटा की वैल्यू अगर बेटा 180 हो तो भी टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको बोल सकते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये मैक्सिमम टॉर्क क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम। तो इसको हम बोल सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसको बेटा हम बोल सकते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोल सकते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस कंडीशन के ऊपर टॉर्क की वैल्यू है बेटा वो क्या निकल जाएगा अपने पास? मैक्सिमम। तो बिल्कुल सिंपल सा था कि हमने क्या निकाला? टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स बेटा अपने पास क्या था? एम बी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिया हमने? एन ए। तो एन ए बटा एन एस लिया,
तो क्या निकला अपने पास 12 साइन थीटा। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया तो m इंटू 12 इंटू बी साइन ऑफ थीटा। m इंटू 12 क्या हो गया कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये लिखा टॉर्क m बी साइन ऑफ थीटा। 3 केस डिराइव कर लिए कि थीटा इज इक्वल टू 0 तो टॉर्क क्या हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, साइन 0 क्या हो जाएगा बेटा 0, थीटा 90 तो मैक्सिमम, और थीटा अगर 180 तो अगर अपने पास क्या निकल के आएगा बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीनों कंडीशन में बेटा हमने ये निकाल लिया। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, तो अपने पास निकल के आती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी डाइपोल को अगर बेटा हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके द्वारा टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, और उसकी वैल्यू बेटा क्या होती है टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी साइन ऑफ थीटा। तो देखें बेटा जब टॉर्क उसके ऊपर लगेगा तो डाइपोल अपनी पोजीशन से क्या करेगा चेंज करेगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या बेटा क्या करेगा क्लॉकवाइज, और जिस डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा तो उसकी पोजीशन क्या होगी चेंज। पोजीशन शेप कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से जो एनर्जी मिलती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर कोई डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो टॉर्क तो एक्सपीरियंस करता ही करता है, उसके साथ साथ वो क्या करेगा पोटेंशियल एनर्जी भी रिप्रेजेंट करेगा। और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट मे बी डिफाइन एज एनर्जी possessed by dipole, energy possessed by dipole due to its particular position in field। ये कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या कहेंगे इट में बी डिफाइन एज एनर्जी पोजेस्ड बाय डाइपोल ड्यू टू इट्स पर्टिकुलर पोजीशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, कि डाइपोल के द्वारा जो पोजीशन रिप्रेजेंट की जाएगी चेंज होगी उसकी, उससे जो एनर्जी मिलेगी वो क्या कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी। यही तो केस पढ़ा था बेटा हमने कि अगर हम बात करें कि ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ अपने पास डाइपोल था, साउथ पोल नॉर्थ पोल, यहाँ फोर्स क्या था m इंटू बी, यहाँ पे भी फोर्स क्या था m इंटू बी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली थी, ये एंगल बेटा क्या था थीटा। जैसे इक्वल और अपोजिट फोर्स इस पे लगा तो ये डाइपोल ने क्या करना शुरू कर दिया था रोटेट करना शुरू कर दिया था। अब देखो जैसे जैसे डाइपोल रोटेट करना शुरू करेगा, मान लो पहले इस पोजीशन में, फिर थोड़ा ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, तो धीरे धीरे स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमें कंप्लीट के लिए निकालना है, तो अगर मैं स्मॉल के लिए निकालूं टोटल का क्या कर लें इंटीग्रेशन। वर्क डन रियल में क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे कैसा है आपके पास सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन के लिए क्या होता है टॉर्क, और इनटू क्या करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन टॉर्क, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट कर लें डी थीटा। मान लो पहले इतने एंगल पे था, थोड़ी देर बाद ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, तो थोड़ा थोड़ा एंगुलर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, किसके कारण टॉर्क के कारण। तो डी डब्ल्यू क्या लिख सकते हैं हम टॉर्क इंटू डी थीटा। अब यहाँ वैल्यू पुट करें बेटा तो डी डब्ल्यू टॉर्क की वैल्यू एम बी साइन ऑफ थीटा और इंटू क्या कर सकते हैं डी थीटा, दो वैल्यू। अब हम लिमिट लेंगे बेटा यहाँ से, देखें सपोज दैट हमने डाइपोल को रखा है थीटा 1 और घूमने के बाद डाइपोल कहाँ आ गया थीटा 2 एंगल। जैसे सपोज दैट रखा 0 पे और आ गया 180 पे, तो थीटा 1 क्या रखेंगे 0 और थीटा 2 क्या रखेंगे 180। ये हम लिमिट ले लें, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कैंसिल। और अगर हम वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे तो एम बी को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा और इंटू क्या हो जाएगा बेटा डी थीटा। यही वैल्यू निकल के आएगी थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा। जब इसकी वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या करेंगे वर्क डन इज इक्वल टू
m इंटू बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, माइनस कोस थीटा। क्या लिखेंगे हम यहाँ से, माइनस कोस ऑफ थीटा, और लिमिट क्या रखेंगे, थीटा 1 से लेके क्या लिख दिया, थीटा 2। ये वैल्यू माइनस को बेटा हम बाहर निकाल लेते हैं एम बी, और इसको लिख लेता हूं मैं कोस ऑफ थीटा 2 माइनस कोस ऑफ थीटा 1। ये अपने पास मेन फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी डाइपोल को बेटा मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके द्वारा जो एनर्जी रिप्रेजेंट की जाएगी वो कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज, और पोजीशन चेंज होने से जो एनर्जी मिलती है वो बेटा मिलती है हमें पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी मिलती है, पोटेंशियल। तो हमने बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट लगाया है, डी डब्ल्यू को क्या लिखा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डी डब्ल्यू टॉर्क को क्या लिखा, एम बी साइन ऑफ थीटा जो हम पढ़ चुके हैं, इनटू क्या लिखा, डी थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ, थीटा 1 से थीटा 2। जैसे हमने वैल्यू निकाली वर्क डन एम बी साइन थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, साइन थीटा थीटा 1 का मतलब जिस एंगल पे शुरुआत में डाइपोल को रखा जाता है, रोटेट करने के बाद वो जहाँ पहुँच पाए वो क्या होगा, थीटा 2। हमने वैल्यू निकाली डब्ल्यू एम बी माइनस कोस थीटा 2 कोस थीटा, थीटा 1 से क्या लिमिट, थीटा 2, माइनस एम बी को बाहर लिखा कोस ऑफ थीटा 2 माइनस कोस ऑफ थीटा 1। अब हम इसके स्पेशल केस डिराइव करते हैं कि अपने पास क्या क्या सिचुएशन निकल के आती है। सीबीएसई में 1 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है बेटा। पहला क्वेश्चन, अगर आपके पास पहला केस फर्स्ट की बात करें तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा कहाँ है, थीटा 1, रखने वाला एंगल कितना है, 0। तो मैं या तो थीटा 2 जो आपके पास, या तो क्या रख लूँ, थीटा, या सपोज दैट मेरे पास घूम के कितना आया, 90, कितना आया, 90। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, माइनस एम बी। देखें कोस ऑफ थीटा 2 की वैल्यू 90, कोस 90 कितना हो जाएगा अपने पास, 0। अब इसके बाद कोस थीटा 1 कितना है, 0, कोस 0 कितना हो जाएगा, 1, और वैल्यू कितनी आई, m इंटू बी। जब हमने पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखा, रोटेट करके क्या आया, परपेंडिकुलर, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आई, m इंटू बी। यहाँ से एक चीज और सिखाता हूँ, देखिए बेटा वर्क डन आया है m इंटू बी, तो m यहाँ क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की एक यूनिट निकलेगी, वर्क डन की यूनिट क्या होगी, जूल, और मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की एक यूनिट निकल के आएगी, दूसरी क्या निकल के आएगी, जूल पर टेस्ला। और एक हमने पढ़ चुके थे, वो क्या थी अपने पास, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या थी अपने पास, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो दूसरी यूनिट की बात करें तो दूसरी यूनिट अपने पास बेटा क्या निकल के आई है, जूल पर टेस्ला। क्या निकालेंगे, जूल पर टेस्ला। अब देखिए इसी में ही अगर केस दूसरा ले लेते हैं, अगर इफ थीटा 1 अपने पास कितना हो, 0, और थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो, 180, रखें पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और घूम के किस क्या जाए, एंटी पैरेलल, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस ऑफ थीटा 2, मतलब कोस ऑफ 180 माइनस रखा कितने पे, 0, तो कोस 0 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ अगर वर्क डन निकालूं तो माइनस एम बी कोस 180 की वैल्यू कितनी होगी, -1, कोस 0 कितना होगा, 1, और इसको सोल्व करेंगे तो 2m इंटू बी। और याद रखना इस कंडीशन के ऊपर मैक्सिमम वर्क होता है, इस कंडीशन पे क्या होता है बेटा, मैक्सिमम वर्क। ये मेन फॉर्मूला निकल के आया था जब थीटा 1 क्या रखा, 0, 90, थीटा 2, तो फॉर्मूला आया वर्क डन इज इक्वल टू m इंटू बी। और इसके बाद हमने यहाँ निकाला, तो अगर थीटा 1 0 और थीटा 2 की वैल्यू कितनी, 180, तो अपने पास वर्क डन निकल के आया है, वो कितना वर्क डन निकल के आया, मैक्सिमम, और 2mb क्या निकल के आया है, मैक्सिमम और 2mb। इस कंडीशन के ऊपर ये सबसे ज्यादा वर्क डन क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। इसी में बेटा दूसरा केस ये भी डिराइव कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इन्हीं केस को चेंज कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा, और यही केस अपने पास क्या निकल के आ सकते हैं वो ध्यान से देखें। अगर मैं बात करूं सपोज दैट थीटा 1 मैं क्या लिख सकता हूं, 90, और थीटा 2 की वैल्यू मैं कितनी लिख सकता हूं, 0। ये केस भी अपने पास आ सकता है कि थीटा 1 है
वो कितना हो अपने पास 90 और थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो 0। तो देखें वर्क डन माइनस एम बी एज इट इज कोस ऑफ थीटा 2 कोस 90 कितना हो जाएगा अपने पास 0। और यहाँ अगर हम वैल्यू कोस थीटा 2 कितना है 0, कोस 0 कितना हो जाएगा 1 और कोस 90 कितना हो जाएगा 0। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास माइनस एम इंटू बी। बोलो क्या आ जाएगा m इंटू बी। इसका मीनिंग रियल में क्या निकल के आया वो ध्यान से देखें। इसका मीनिंग क्या है कि व्हेन डाइपोल, आपके पास जो डाइपोल है बेटा एल्गाइन घूमने के बाद अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड it is in stable equilibrium having minimum potential energy। बस ये स्टेप आपको समझाना चाह रहे थे कि अगर हम बात करें कि हमने एक कंडीशन बताई थी आपको कि टॉर्क रियल में क्या होता है एम बी साइन ऑफ थीटा और थीटा कितना हो 0, तो टॉर्क कितना हो जाएगा 0। स्टेबल इक्विलिब्रियम था तो कहता है कि अगर हमने थीटा कितना लिया 0 और अगर आपके पास व्हेन डाइपोल अलोंग मैग्नेटिक फील्ड थीटा 0 तो इसका मतलब डाइपोल किसके अलोंग आ गया मैग्नेटिक फील्ड, इक्विलिब्रियम कंडीशन। लेकिन इक्विलिब्रियम और स्टेबल कंडीशन है, लेकिन इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या है मिनिमम, इसके साथ क्या लगा हुआ बेटा माइनस। तो आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो, थीटा 1 रखो थीटा 2 रखो और इसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा है कि किसी भी बार मैग्नेट को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके द्वारा टॉर्क एक्सपीरियंस किया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय द डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि डाइपोल के द्वारा बेटा जो एनर्जी रिप्रेजेंट की जाती है वो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस ऑफ थीटा 2 माइनस कोस ऑफ थीटा 1। तो आज के वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म और इसके बाद हम अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।